हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के अभ्यास प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। किस तरह से इन प्रश्नों का हल करना है वो इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उचित शब्द चार्ट कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिसके अंदर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं: तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। इन शब्दों की सहायता से आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को खाली जगह कहते हैं। तो इस खाली जगह के अंदर आएगा फसल। क्या आ जाएगा? फसल। दूसरा है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खाली जगह होती है। क्या होती है? तैयारी होती है। तो इसके अंदर खाली जगह के अंदर तैयारी लिख देंगे। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली जगह लगेंगे। क्या लगेंगे? तैरने लगेंगे। तो खाली जगह के अंदर लिख देंगे तैरने। अगला है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खाली जगह तथा खाली जगह आवश्यक हैं। तो पहली खाली जगह के अंदर आप जल लिख देंगे, जो कि आपको ऊपर दिया हुआ है वर्ड जल, और दूसरी खाली जगह में आ जाएगा आपके पोषक। इस तरह से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए के अंदर जो आपको शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों का आप कॉलम बी से मिलाना होगा। तो चलिए इसमें से सबसे पहले देखते हैं पहला ए, जो फर्स्ट है खरीफ फसल। इसके अंदर आप देखेंगे बी कॉलम में खरीफ फसल कौन सी हैं। तो आप ई को देखिए, यहाँ धान और मक्का खरीफ की फसल है। तो इसका मिलान क्या करेंगे? ई से कर देंगे धान एवं मक्का। दूसरा है रबी की फसल। तो रबी की फसल कौन सी है? यहाँ पर डी है, गेहूँ, चना, मटर। ये क्या है? डी है, गेहूँ, चना, मटर। तो रबी की फसल को क्या करेंगे? गेहूँ, चना, मटर से मिला देंगे। फिर है तीसरा रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक कौन सा होगा? यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। तो रासायनिक उर्वरक को बी से मिला देंगे, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। फिर लास्ट वाला चौथा रहेगा कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद कौन सी होगी? पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष होंगे। इस तरह से आप मिलान कर लेंगे। इस मिलान को आप एक नए तरीके से भी कर सकते हैं, जिसके अंदर जो इसका राइट आंसर होगा, जो मिलान वाला होगा, वो आप इसके सामने भी लिख सकते हैं। जैसे खरीफ की फसल है, इसके सामने भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में उसको भी मिलाना होगा, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है मिलान करना। तो मिलान इसमें करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। मैंने इसमें 2 से अधिक उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर क है खरीफ फसल। खरीफ की फसल है, उसके उदाहरण कौन कौन से होंगे? तो मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मूंग, मोठ, धान, सोयाबीन और कपास, जो कि सामान्यतः देखा जाता है कि वर्षा ऋतु के अंदर बोई जाती हैं। दूसरा है रबी की फसल। रबी की फसल कौन कौन सी होगी? गेहूँ, चना, सरसों, मटर, अलसी, ये रबी की फसल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। जो आपको कुछ शब्द दिए हुए जैसे कि मिट्टी तैयार करना, इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ कुछ इस तरह से लिखेंगे। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना और पोला बनाना कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे पौधों की जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं और आसानी से श्वसन क्रिया करती हैं। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक हैं। ये सूक्ष्म जीव मृत पौधों और अवशेष पदार्थों का अपघटन करके मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। खेत में हल या कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को पोला किया जाता है। तो इस तरह से हम मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने के बारे में ये छोटा सा पैराग्राफ। नेक्स्ट है बुआई, यानी कि हम बीजों को खेत के अंदर बोते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सबसे पहले किसान अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करता है। उसके बाद बीजों को परंपरागत तरीके यानी कि हल द्वारा बुआई करता है, या फिर आधुनिक तरीके कल्टीवेटर पर लगे सीड ड्रिल की सहायता से बुआई करता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई करने पर बीज खेत में समान दूरी तथा एक निश्चित गहराई तक आरोपित होते हैं।
फिर नेक्स्ट है ग, निराई। निराई किसे कहेंगे? खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेत से हटाने को निराई कहते हैं। फिर नेक्स्ट है घ, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग किसे कहते हैं, इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं? फसल पकने के बाद फसल की कटाई की जाती है। कटी फसल के सूखने के बाद फसल के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। आधुनिक समय में थ्रेसर की सहायता से थ्रेसिंग की जाती है। थ्रेसर में एक तरफ से फसल को डाला जाता है, दूसरी तरफ से भूसा निकलता है और एक तरफ से दाने नीचे इकट्ठे हो जाते हैं जिन्हें हम बोरियों में भर देते हैं। तो ये हो जाएगा थ्रेसिंग। कुल मिलाकर क्या होगा? पकी हुई फसल है उससे दानों को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया है वो है थ्रेसिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो इसे हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। उत्तर, पहला पॉइंट होगा खाद का निर्माण खेत में अपशिष्ट पदार्थों से किया जाता है जबकि उर्वरक का निर्माण उद्योगों में रसायनों द्वारा किया जाता है। दूसरा, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ हैं जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों से विघटन से प्राप्त होते हैं जबकि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। तीसरा, खाद से मिट्टी को ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है जबकि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। तो उर्वरक से क्या हो? ह्यूमस प्राप्त नहीं होता मिट्टी को। चौथा है, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं जबकि उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। इस तरह से हम ये अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, दोनों के अंदर भिन्नताओं को देख सकते हैं खाद और उर्वरक के अंदर। आप इसे सारणी बनाकर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर, सबसे पहले सिंचाई की परिभाषा लिखेंगे। फसलों की वृद्धि और विकास के लिए निश्चित अंतराल पर खेती में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली 2 विधियाँ कौन कौन सी होगी? तो पहली विधि है छिड़काव तंत्र, जिसे इंग्लिश में स्प्रिंकलर सिस्टम और हिंदी में या फिर हम कह सकते हैं फव्वारा विधि कहते हैं। इस विधि के अंदर क्या होता है? तो इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। इसमें उधर्व पाइप के ऊपर सिरों पर घूमने वाली नोजल लगी होती है। उधर्व मतलब सीधे जो खड़े होते हैं पाइप, उनके ऊपर सिरों पर घूमने वाली नोजल लगी होती है। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइपलाइन से जुड़ी होती हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइपलाइन में भेजा जाता है तो जल घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही है या फिर बारिश हो रही हो। तो इस विधि को हम कहते हैं फव्वारा विधि या फिर छिड़काव तंत्र। दूसरी विधि है जिसके अंदर जल संरक्षित रहता है, ड्रिप तंत्र या बूंद बूंद सिंचाई, जिसे इंग्लिश में हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इस विधि में खेत में पतली पाइपों को बिछाया जाता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी बूंद बूंद कर बाहर निकलता है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। क्योंकि इसमें छोटी छोटी पतली पाइपें होती हैं और इसके अंदर छिद्र होता है, और वह छिद्र भी कहाँ होता है? पौधे की जड़ों के पास में उसको किया जाता है नली को लाकर। तो जो पानी होता है वो पौधों की जड़ों के अंदर बूंद बूंद करके गिरता है, जिससे कि ना तो वो गहराई में पूरा जाता है, जैसे कि आप एक साथ देते हो तो वो ज़मीन की गहराई में चला जाता है तो वेस्टेज होता है। लेकिन इस विधि के अंदर पानी है बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, सीधा पौधों को अच्छी तरह से प्राप्त होता है। तो ये 2 विधियाँ हैं जिसके अंदर जल संरक्षित रहता है, और इस विधि का उपयोग वहाँ मुख्यतः होता है जहाँ पर जल की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि गेहूँ खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। देखिए, बिना ऋतु में कोई फसल उगाई जाती है तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो यदि गेहूं की फसल खरीफ की ऋतु में उगाए जाएगा तो
यह फसल अच्छी नहीं होगी क्योंकि खरीफ ऋतु में वर्षा अधिक होती है तथा तापमान भी अधिक रहता है। गेहूं के लिए कम तापमान की ज़रूरत होती है। प्रतिकूल मौसम में गेहूं की फसल नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि गेहूं की फसल को अगर खरीफ के अंदर बोएंगे तो वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगी, अच्छी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो इसके अंदर हम लिखेंगे खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व लगातार उपयोग में आने से समाप्त हो जाएंगे, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरता क्षमता में कमी आ जाएगी और मिट्टी है वो बंजर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। खरपतवार क्या हैं, हम इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम खरपतवार की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद में इसका नियंत्रण कैसे करेंगे वो पॉइंट आउट यानी पॉइंट के हिसाब से लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इसकी परिभाषा, फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। ये तो इसकी परिभाषा होगी। अब इसके नियंत्रण के तरीके, खरपतवार को निम्न तरीकों से नियंत्रित कर सकते हैं, जिसमें पहला है खरपतवार को खेत से उखाड़ कर नष्ट कर देना। दूसरा, खेत में निराई गुड़ाई करना। तीसरा, बीजों को उपचारित करके बुवाई करना, क्योंकि कई बार बीजों के अंदर ये जो खरपतवार हैं उसके छोटे छोटे बीज रह जाते हैं जो कि खेत में बुवाई के साथ ही उग जाते हैं, तो उनको उपचारित करके उगाएंगे, बोएंगे। चौथा है खरपतवार नाशी जैसे 2,4-D का उपयोग करना, जिससे कि खरपतवार है वो नष्ट हो जाएंगे। पांचवा, बुआई से पहले खेत की मिट्टी को अच्छी तरह से उलट पलट कर छोड़ देना, जिससे कि खरपतवार के बीज धूप से नष्ट हो जाए। इस तरह से हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो आपके सामने बॉक्स दिए हुए, ये बॉक्स रैंडमली दिए हुए, इसके अंदर आपको इस तरह से इनको व्यवस्थित करना है कि जो गन्ने की फसल है उसको उगाने का, यानी कि जहाँ से आपको बोना है और फसल तैयार होती है वहाँ तक का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो यहाँ पर जैसे देखिए पहले में दिया हुआ फसल को चीनी मिल में भेजना, दूसरा सिंचाई, तीसरा कटाई, चौथा बुवाई, पांचवा मिट्टी तैयार करना, छठा खेत की जुताई करना और सातवां है खाद देना। हम जानते हैं कि सबसे पहले फसल के लिए मिट्टी तैयार करना होता है, पर यहाँ पर पहले नंबर पर फसल को चीनी मिल में भेजना हुआ लिखा हुआ है, तो हम इसे व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे मिट्टी तैयार करना। फर्स्ट नंबर पर आप बॉक्स बना के क्या रखेंगे, मिट्टी तैयार करना। दूसरा आ जाएगा, दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा खेत की जुताई करना, क्योंकि मिट्टी तैयार करना एक इसका पार्ट है, किसका, जो मिट्टी तैयार करना यानी कि खेत की जुताई करना मिट्टी तैयार करना का पार्ट हो गया, तो खेत की जुताई होगा। उसके बाद में आ जाएगा बुआई, क्योंकि चूंकि हमें ये बॉक्स दिए हैं तो इनके अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो खेत की जुताई यानी कि मिट्टी तैयार हो गई है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बुआई करेंगे। बुआई के बाद में खेत के अंदर खाद दे देंगे। खाद देने के बाद उसके अंदर सिंचाई करेंगे, फिर कटाई करेंगे, क्योंकि फसल तैयार हो जाएगी। कटाई करने के बाद में फसल को चीनी मिल में भेज देंगे, क्योंकि क्या है गन्ने की फसल है, इसलिए इसको चीनी बनाने के लिए चीनी मिल के अंदर भेज देंगे। इस तरह से आप इन स्टेप को सही से लिखकर इस रेखा चित्र को अच्छी तरह से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको एक पहेली दी हुई है और कुछ संकेत दिए हुए, उस संकेतों की सहायता से इस पहेली को आपको सुलझाना है। यहाँ पर नीचे पहेली दी है, कुछ बॉक्स दिए हुए जिसके अंदर ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं इस तरह से आपको भरना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ आपको सेंटेंस शब्द मतलब वर्ड दिए हुए, सेंटेंस दिए, वाक्य दिए हुए हैं। इन वाक्यों की सहायता से आप इसके जो वर्ड होते हैं, क्या वर्ड बनते हैं, इनको एक शब्द में क्या कहेंगे, इस तरह से कह सकते हैं, या फिर इनकी परिभाषा क्या होगी, उसको देखकर आपको इस बॉक्स में भरना है। तो पहला है देखिए, सिंचाई का एक परंपरागत तरीका या पारंपरिक तरीका। तो पहला है यानी ऊपर से नीचे पहले में भरना आपको। तो यहाँ पर आप पहली में जाएंगे और पहले पर देखेंगे तो ऊपर से नीचे तो र और ये सेकंड और थर्ड 3 बॉक्स के अंदर वो नाम होना चाहिए। तो जो पारंपरिक तरीका है वो क्या हो जाएगा, रहट। तो र ऊपर दिया हुआ है, आप यहाँ लिखेंगे ह और आ जाएगा नीचे ट। इस तरह से आप इसको सही से लिख देंगे, भर देंगे इसके अंदर। रहट हो जाएगा। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है, इसमें लिखा हुआ है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं
की उचित देखभाल करना। दूसरा ऊपर से नीचे, तो दूसरा ऊपर से नीचे, ये दूसरा रहा ऊपर से नीचे, तो यहाँ लिखेंगे पशुपालन। पशुपालन सु दिया हुआ है तो आप लिखेंगे पशु, प ऊपर आ जाएगा, तीसरी खाली जगह पा, फिर ल और न, तो हो जाएगा पशुपालन। फिर तीसरा, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, तो वर्षा ऋतु में कैसे बोया जाता है, खरीफ को, तो तीसरे से नीचे मतलब ऊपर से नीचे हो गया ना, तो यहाँ जाएगा ख, यहाँ जाएगा री और फ ऑलरेडी दिया हुआ है, इस तरह से भर देंगे। फिर आ जाएगा छठा, छठे के अंदर आपको ऊपर से नीचे में क्या करना है, फसल पक जाने के बाद काटना, तो कटाई हो जाएगी। तो छठा आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा कटाई, तो क टा और ई। फिर आपको बाईं से दाईं और जाना है। पहला है इसमें बाईं से दाईं में शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल, पहले से र से क्या होता है, रबी, शीत ऋतु में बोई जाती है। फिर है चौथा, एक ही किस्म के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो 4 से फ और लास्ट में ल आया हुआ है, तो बीच में क्या आ जाएगा, स, फसल, क्या हो जाएगा, फसल। फिर है पांचवा, रसायन पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते उर्वरक कहलाते हैं। ये पांचवा दिया हुआ था, पांचवा में आ जाएगा उर्वरक, तो उ ये वर्ग दिया हुआ है उर्वरक, ये आ जाएगा उर्वरक। फिर आ जाएगा खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या आ जाएगी, निराई, तो यहाँ पर आ जाएगा निराई, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पहेली को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रहेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी तक हमने अभ्यास प्रश्न किए थे जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक के अंदर दिए हैं। उसके अलावा भी कुछ प्रश्न बनते हैं जिन्हें हम महत्वपूर्ण प्रश्न कहेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया है, वो देख लीजिएगा। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपको इसके अंदर एक का चयन करना है, 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से एक का चयन करना है और इस कोष्ठक के अंदर भरना है। निम्नलिखित में से किस फसल को सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, उसके अंदर से ऐसे फसल का चयन करना है जिसको सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ए है गेहूँ, बी है बाजरा, सी है ककड़ी और डी है धान। तो धान का मतलब आप समझेंगे यहाँ चावल, क्या है, चावल, चावल को ही धान कहते हैं। तो चावल को सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉलम में, यहाँ कोष्ठक के अंदर आप डी भर देंगे। दूसरा सवाल है, मछली के कॉड लिवर तेल से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर विटामिन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर कोष्ठक के अंदर लिखेंगे डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा तीसरा, फसल पद्धति के चरण लिखिए। चरण किस प्रकार होंगे, सबसे पहले होगा मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुवाई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, फिर खरपतवार से सुरक्षा और कटाई, उसके बाद में भंडारण। इस तरफ से ये जो स्टेप होंगे जिसके अंदर फसल है वो तैयार हो जाएगी। चौथा प्रश्न है, जुताई किसे कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं वो आप इजीली याद कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न, परंपरागत औजार और आधुनिक औजार में एक अंतर लिखिए। तो अंतर लिखेंगे, परंपरागत औजारों से समय और श्रम अधिक लगता है जबकि आधुनिक औजारों से समय व श्रम कम लगता है। ये एक बड़ा अंतर है। छठा प्रश्न है, बुआई के लिए बीजों का चयन कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे। बुआई के लिए स्वच्छ और स्वस्थ बीज होने चाहिए। इसकी जांच के लिए एक बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें आधा पानी लेंगे, उस पानी में बीजों को डाल देंगे और बीज तैर कर ऊपर आ जाते हैं, उनको अलग कर देंगे। क्योंकि बीज खोखले हैं इसलिए ऊपर आ जाते हैं, तथा नीचे डूबे हुए बीजों को अलग करके उसकी बुआई कर लेंगे। बीजों का चयन करते समय बीजों की अच्छी किस्म का भी ध्यान रखेंगे। तो क्या करेंगे, हम एक बाल्टी लेंगे और इसके अंदर बीजों को डालेंगे और बाल्टी को पानी से भर देंगे, आधा पानी से भर देंगे। अब देखेंगे कि जो बीज तैर कर ऊपर आ जाते हैं वो खोखले हैं, उनको अलग कर देंगे और जो नीचे डूबे हुए बीज हैं उनकी बुआई कर लेंगे क्योंकि वो स्वस्थ और स्वच्छ बीज होंगे। अगला क्वेश्चन है 7वां, सीड ड्रिल क्या है।
ट्रैक्टर के कल्टीवेटर पर लगाए जाने वाला एक बॉक्स जिससे नलियाँ निकली होती हैं। बॉक्स में बीजों को डाला जाता है। बीज नलियों के माध्यम से खेत में समान दूरी एवं गहराई पर बोए जाते हैं तथा मिट्टी से ढक दिए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सीड ड्रिल। ये बुआई की एक आधुनिक तकनीकी है जिससे कि बुआई अच्छी तरह से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वर्मी कंपोस्ट से आप क्या समझते हैं? तो वर्मी कंपोस्ट, वर्मी यानी कि कीड़ों से बनाए हुए छोटे कीड़े कौन से होंगे? केंचुए द्वारा मिट्टी को खाकर अपशिष्ट के रूप में त्यागा जाता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ को वर्मी कंपोस्ट यानी कुछ नहीं यहाँ पर आएगा उस अपशिष्ट पदार्थों को ही वर्मी कंपोस्ट कहेंगे, यानी केंचुए द्वारा बनाई गई खाद जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। NPK का पूरा नाम। N का मतलब हो गया नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस और K का मतलब पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 10। फलीदार फसलों या पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो फलीदार फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 11। खाद के लाभ लिखिए। इसमें हम पॉइंट वाइज इसको लाभों में लिखेंगे। इससे मिट्टी की यानी किससे? खाद से। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र होती है जिसके कारण गैसों का विनिमय है सरलता से होता है। नंबर 3, इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। नंबर 4, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये हैं खाद के लाभ। क्वेश्चन नंबर 12। सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। तो क्या होंगे? मोट यानी गिरनी, चैन पंप, ढेकली और रहट। क्वेश्चन नंबर 13। खरपतवार नाशी के नाम बताइए। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक के अंदर एक खरपतवार नाशी का नाम दिया हुआ है उसका नाम है 2,4-D। क्वेश्चन नंबर 14। विनोइंग क्या है? अनाज के दानों को फटक कर अलग करना विनोइंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15। कटाई पर्व के बारे में बताइए। कटाई पर्व यानी कि फसल की कटाई से पूर्व कुछ पर्व मनाए जाते हैं, उन्हें कटाई पर्व कहते हैं। 3-4 महीनों से कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। दानों से भरी फसल देखकर किसानों के हृदय में उल्लास और अच्छे समय का भाव संचारित होता है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का होता है। उस समय पुरुष एवं महिला सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे कि पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू इस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। साइलो से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा अनाज के भंडारण हेतु बड़े धातु के बेलनाकार टैंक साइलो कहलाते हैं। यह अनाज भंडारण की नवीन और आधुनिक तकनीक है। इसके अंदर साइलो यानी कि बड़े कंटेनर होते हैं जो बेलनाकार, जिसे हम बेलनाकार टैंक कहते हैं, उसके अंदर अनाजों का भंडार किया जाता है। साइलो कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह से जैसे लोहे के इसके अंदर आपको कंटेनर दिख रहे हैं, तो ये लोहे के कंटेनर है इसके अंदर। जिसके अंदर अलग अलग अनाजों को भंडारित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17। पशुपालन किसे कहते हैं? बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास देना एवं उनकी देखभाल करना पशुपालन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18। ऋतु के आधार पर फसल मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? तो ऋतु के आधार पर फसलों को 2 भागों में बांटा गया है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। एक तीसरे प्रकार की फसल भी होती है जिसे जायद की फसल कहते हैं, जिसके अंदर ककड़ी, खरबूज, तरबूज आते हैं, जो कि गर्मियों के दिनों के अंदर बोई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फसल एवं खाद्यान्नों को भंडारित क्यों किया जाता है? तो उत्तर होगा फसल या खाद्यान्नों की गुणवत्ता को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए फसलों या खाद्यान्नों को सूक्ष्म जीवों और कीड़ों से बचाने के लिए भंडारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या खरपतवार नाशक का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? तो उत्तर होगा हाँ,
उनके ऊपर भी पड़ता है। खरपतवारनाशी छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी खरपतवारनाशी का प्रभाव पड़ता है। खरपतवारनाशी हवा के माध्यम से व्यक्ति की नाक से शरीर में प्रवेश करता है, जिससे कि श्वसन संबंधित समस्या हो सकती है। खरपतवारनाशी का प्रभाव आँखों में जलन उत्पन्न कर सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वे व्यक्ति को भी प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 21, अनाज रखने वाले लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियों को क्यों रखते हैं? तो आंसर हो जाएगा, अनाज को कीटों से व सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए नीम को सूखी पत्तियों में, नीम की सूखी पत्तियां हैं वो रखी जाती हैं। अंतिम क्वेश्चन है महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, हल के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो हल है, इसका चित्र दिया हुआ है, इसके विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये लकड़ी का बना या लोहे का भी हो सकता है। इसके अंदर सबसे ऊपर मुठिया दिया होता है, जिसको हाथ से पकड़ लेते हैं, मुट्ठी से पकड़ा जाता है। उसके बाद आगे का जो भाग है वो हत्ता होता है, और हत्ता है वो आगे जुड़ा होता है आपके पास में फाल और हल सेफ्ट से। जो हल के अंदर सबसे लंबी जो लकड़ी होती है मोटी, जिसे हम हल सेफ्ट कहते हैं। हल सेफ्ट एक तरफ तो हल फॉल से लगी होती है, जो कि हत्ता और मुठिया और पूरा जोड़ होता है, और दूसरी तरफ है बैल के कंधों के ऊपर आती है, गर्दन के ऊपर। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं नीचे का भाग, जिसे फॉल कहते हैं। और फाल के अंदर एक जो लोहे की छड़ लगी होती है, जिसे हम नोक कहते हैं। नोक की सहायता से मिट्टी है उसके अंदर गहराई तक जुताई की जाती है। यह एक परंपरागत हल है, या फिर परंपरागत औजार कह सकते हैं, जुताई का, मिट्टी पलटने का, मिट्टी तैयार करने का। इस तरह से आप क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं, अच्छे अंक ला सकते हैं। आपको अगर कोई सवाल हो, डाउट हो, तो आप कमेंट के अंदर इसको पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।